स्वागत है सोशल साइंस टुडे में। यहाँ हम एनसीईआरटी के माध्यम से इतिहास और भूगोल को गहराई से जानेंगे। नमस्कार। आज हम एक बड़े सवाल की पड़ताल करेंगे। क्या भारत का संविधान, जो कागज पर इतना शानदार दिखता है, असल जिंदगी में काम करता है? हमारे पास कक्षा 8 के राजनीति विज्ञान की किताब का सार है और हम इसे एक जासूस की तरह देखेंगे। मतलब संविधान के वादों से शुरू करते, संसद की गरियों से गुजरते हुए हम जमीनी हकीकत तक पहुंचेंगे कि न्याय असल में मिलता किसे है और कौन पीछे छूट जाता है। ये सवाल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि लोकतंत्र कोई बनी बनाई चीज नहीं है जो हमें एक बार मिल गई और बस खत्म नहीं। ये एक मशीन की तरह है। इसे लगातार चलाने, तेल देने, मरम्मत करने की जरूरत होती है। हाँ। और ये स्रोत हमें उसी मशीन के अलग अलग पुर्जों को समझने में मदद करते हैं। इसका डिजाइन कैसा है, ये चलती कैसे है और कहाँ-कहाँ इसमें आप कह सकते हैं जंग लग रहा है। तो चलिए इस मशीन को खोल कर देखते हैं और शुरुआत करते हैं इसके ब्लूप्रिंट से, उस दस्तावेज से जिसे भारत की आत्मा कहा जाता है, हमारा संविधान। स्रोत इसे सिर्फ कानूनों की किताब नहीं, बल्कि सरकार और नागरिकों के बीच एक सामाजिक अनुबंध कहते हैं। ये शब्द सुनने में बड़ा भारी लगता है। इसका असल मतलब क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक सौदा। एक सौदा। देखिए, आजादी से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे। कानून वो बनाते थे अपने फायदे के लिए। हमारे पास कोई अधिकार नहीं थे। सही बात है। आजादी के बाद हमने, यानी भारत के नागरिकों ने मिलकर यह तय किया कि हम पर शासन कौन और कैसे करेगा। तो हमने सरकार को हम पर शासन करने का अधिकार दिया, लेकिन बदले में एक शर्त रखी। अच्छा। शर्त ये थी कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे, हमारे लिए काम करेंगे और सबसे जरूरी, संविधान के दायरे में रहकर ही काम करेंगे। और जिस दिन सरकार ये सौदा तोड़ती है, उसी दिन, या यूं कहें कि हर 5 साल में, हमारे पास उसे बदलने का हक होता है। यही इस अनुबंध का सार है। मतलब ये एक टू वे स्ट्रीट है। हम टैक्स देते हैं, कानून मानते हैं और बदले में सरकार हमें सुरक्षा, अधिकार और एक बेहतर जीवन देने का वादा करती है। बिल्कुल। और ये वादा संविधान की प्रस्तावना, उसके प्रियम्बल में साफ साफ लिखा है। मुझे वो 4 शब्द हमेशा बहुत शक्तिशाली लगते हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ऐसा लगता है जैसे पूरे देश का सपना इसमें समेट दिया गया हो। बिल्कुल। और ये सिर्फ खूबसूरत शब्द नहीं है। संविधान सभा में इन पर महीनों बहस हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर और बाकी सदस्यों को पता था कि भारत एक ऐसा समाज है जहां हजारों साल से गैर बराबरी रही है। हाँ, ये तो है। इसलिए सिर्फ राजनीतिक आजादी काफी नहीं थी, लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय भी चाहिए था। मतलब न्याय का मतलब सिर्फ अदालत का न्याय नहीं है। नहीं, इसका मतलब ये भी है कि किसी को उसकी जाति या धर्म की वजह से कुएं से पानी लेने से न रोका जाए। समानता का मतलब सिर्फ कानून के सामने बराबरी नहीं, बल्कि सरकारी नौकरियों और शिक्षा में भी बराबरी का मौका देना। ये वादे, ये उस समय के हिसाब से क्रांतिकारी थे। और इन्हीं आदर्शों को जमीन पर उतारने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है धर्मनिरपेक्षता, या जिसे हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। हाँ। स्रोत एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं कि भारत की धर्मनिरपेक्षता मेड इन इंडिया है, ये पश्चिम की नकल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि हमने अपनी जरूरतों के हिसाब से एक अलग मॉडल बनाया। अमेरिका या फ्रांस में क्या है, धर्म और सरकार के बीच एक मोटी सख्त दीवार है। बिल्कुल अलग। हाँ, सरकार धर्म में बिल्कुल दखल नहीं देती और धर्म सरकार में नहीं। लेकिन भारत की कहानी अलग थी। यहाँ हजारों साल से कई धर्म एक साथ रहते आए हैं, लेकिन उनके बीच सामाजिक बराबरी नहीं थी। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव था। तो अगर सरकार बिल्कुल दखल नहीं देती तो ये भेदभाव तो चलता ही रहता। ठीक यही बात। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाया। कैसा संतुलन? उन्होंने कहा कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। लेकिन अगर समाज में सुधार लाने के लिए या किसी समुदाय के साथ हो रहे अन्याय को रोकने के लिए जरूरत पड़ी, तो सरकार धार्मिक मामलों में जरूर दखल देगी। अच्छा, जैसे छुआछूत को खत्म करने के लिए कानून बनाना। बिल्कुल। या 3 तलाक जैसी प्रथाओं पर रोक लगाना। ये एक बहुत ही संवेदनशील रास्ता है, जिस पर आप जानते हैं हमेशा बहस चलती रहती है। ये आदर्श सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता। लेकिन ये सिर्फ खूबसूरत शब्द रह जाते अगर इन्हें हकीकत में बदलने का कोई तरीका न होता। सवाल यह है कि इन आदर्शों को
कानून की शक्ल कौन देता है? और यही तस्वीर में आती है हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत, हमारी संसद। हाँ, क्योंकि इतने बड़े देश में हर कोई मिलकर तो फैसला ले नहीं सकता। नहीं, नामुमकिन। इसलिए हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो हमारी तरफ से संसद में फैसले लेते हैं। और यहाँ भी हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़ा संतुलन बनाया है। हम सब जानते हैं कि संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। हाँ। लेकिन स्रोत हमें इनकी बनावट के पीछे की सोच को समझने पर मजबूर करते हैं। लोकसभा तो सीधी सीधी जनता की आवाज है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं और देश का मिजाज पता चल जाता है। बिल्कुल। लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, वो देश के मिजाज का आईना है। लेकिन सोचिए, क्या अगर कोई सरकार बहुत बड़े बहुमत से जीत कर आए और जोश जोश में कोई ऐसा कानून बना दे जो देश के किसी हिस्से या किसी राज्य के लिए ठीक ना हो। हाँ, ऐसा हो सकता है। इसीलिए राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स बनाई गई। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। सेफ्टी वॉल्व? हाँ, इसके सदस्य सीधे जनता नहीं बल्कि राज्यों के विधायक चुनते हैं। इसका काम है राज्यों के हितों की रक्षा करना और लोकसभा के किसी भी जल्दबाजी में लिए गए फैसले पर ब्रेक लगाना, उस पर दोबारा सोचने को मजबूर करना। मतलब एक सदन देश की नब्ज पकड़ता है तो दूसरा दूर की सोचता है। सही कहा। ये जो दोनों के बीच का तनाव और संतुलन है, वही हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है। और इनका मुख्य काम है कानून बनाना। स्रोत बताते हैं कि ये प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल है। कोई बिल आता है, फिर कानून बनता है। ये होता कैसे है? ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि सोचा और कानून बन गया। ये एक पूरी प्रक्रिया है। मान लीजिए सरकार को लगता है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए, तो पहले वो एक प्रस्ताव यानी एक बिल तैयार करेगी। ठीक है। फिर उसे किसी एक सदन में पेश किया जाएगा। उस पर घंटों बहस होगी। विपक्ष सवाल उठाएगा कि इससे कितने लोगों का रोजगार जाएगा, इसका विकल्प क्या है। मतलब सवाल जवाब होंगे बहुत। फिर वो बिल एक कमेटी के पास भेजा जा सकता है जिसमें सभी पार्टियों के सदस्य होते हैं। वो कमेटी एक्सपर्ट से बात करती है, आम लोगों से राय लेती है और अपनी रिपोर्ट देती है। यानी उस बिल की पूरी चीरफाड़ की जाती है। हाँ, ताकि उसमें कोई कमी न रह जाए। उसके बाद उस पर सदन में वोटिंग होती है। अगर वहां से पास हो गया तो वो दूसरे सदन में जाता है। और वहां भी यही सब दोबारा? हाँ, वहां भी यही पूरी प्रक्रिया दोहराई जाती है। और जब दोनों सदन उसे पास कर देते हैं तब वो राष्ट्रपति के पास उनकी मंजूरी के लिए जाता है। उनके दस्तखत के बाद ही वो बिल कानून बनता है। इस पूरी प्रक्रिया में विपक्ष की भूमिका सिर्फ नारे लगाने या वॉकआउट करने की नहीं, बल्कि सरकार को जवाबदेह बनाने की है। बिल्कुल। एक मजबूत विपक्ष के बिना लोकतंत्र अधूरा है। ठीक है, तो संसद ने एक अच्छा कानून बना दिया, लेकिन क्या गारंटी है कि सरकार खुद उस कानून को नहीं तोड़ेगी या कोई अमीर और ताकतवर आदमी उसे मानने से इनकार कर दे? तब क्या होगा? ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब है हमारा तीसरा और शायद सबसे मजबूत स्तंभ, न्यायपालिका यानी जुडिशरी। इसका काम सिर्फ 2 लोगों के बीच जमीन का झगड़ा सुलझाना नहीं है। इसका सबसे बड़ा काम है संविधान की और हम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। मतलब अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के खिलाफ हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। और इसकी बनावट भी एक पिरामिड जैसी है। सबसे नीचे जिला अदालतें, फिर राज्यों में हाई कोर्ट और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। हाँ। लेकिन सबसे जरूरी बात जो स्रोत कहते हैं वो है इनकी स्वतंत्रता। ये स्वतंत्र कैसे रहती है? ये बहुत अहम है। सोचिए, अगर जज को डर हो कि सरकार के खिलाफ फैसला देने पर उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा या उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो क्या वो कभी निष्पक्ष न्याय कर पाएगा? कभी नहीं। इसीलिए जजों की नियुक्ति और उन्हें हटाने की प्रक्रिया को बहुत मुश्किल बनाया गया है। सरकार उन्हें आसानी से हटा नहीं सकती। और इसी स्वतंत्रता की वजह से न्यायपालिका सरकार और ताकतवर लोगों को भी कटघरे में खड़ा कर पाती है। और इसी न्यायपालिका ने एक ऐसी चीज हमें दी है जो असाधारण है, जिसका जिक्र स्रोत में है, जनहित याचिका यानी PIL। ये क्या भला है? ये न्यायपालिका का ब्रह्मास्त्र है। ये कमाल की चीज है। अच्छा, सोचिए 1980 के दशक तक नियम ये था कि जिसके साथ अन्याय हुआ है सिर्फ वही व्यक्ति अदालत जा सकता है। लेकिन बिहार की जेलों में हजारों कैदी सालों से बंद थे, बिना किसी सुनवाई के। वो तो खुद जा नहीं सकते थे। कैसे जाते? वो गरीब थे, अनपढ़ थे। तब एक वकील ने उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ, ये चिट्ठी ही याचिका है। यहीं से PIL की शुरुआत हुई। मतलब अब कोई भी किसी और के हक के लिए लड़ सकता है। बिल्कुल। अगर आप देखते हैं कि आपके इलाके के कारखाने से नदी में जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है जिससे हजारों लोगों की सेहत को खतरा है, तो आप खुद अदालत जा सकते हैं। कमाल है।
इसी पीआईएल की वजह से दिल्ली के प्रदूषण पर लगाम लगी, बंधुआ मजदूरी खत्म हुई, स्कूलों में मिड डे मील शुरू हुआ। ये एक आम नागरिक के हाथ में दी गई असाधारण शक्ति है जो हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखती है। तो अब तक हमने जो तस्वीर देखी है वो बहुत अच्छी है। हमारे पास महान आदर्शों वाला एक संविधान है, कानून बनाने वाली एक संसद है और अधिकारों की रक्षा करने वाली एक न्यायपालिका है। लेकिन अब हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। क्या ये व्यवस्था सभी के लिए समान रूप से काम करती है? स्रोत हमें एक मुश्किल लेकिन बहुत जरूरी सच्चाई से रूबरू कराते हैं, जिसे वो हाशियाकरण कहते हैं। हाँ, मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन, इसका सीधा साधा मतलब क्या है? इसका मतलब है समाज के कुछ समूहों को किनारे पर धकेल देना, उन्हें खेल में शामिल ही न करना। जैसे क्रिकेट के मैदान में कुछ बच्चों को खेलने का मौका ही ना मिले, उन्हें बस बाउंड्री के बाहर बैठकर बॉल उठाने का काम दे दिया जाए। हाशियाकरण यही है, जब समाज के कुछ वर्गों को शिक्षा, रोजगार, सम्मान और विकास की मुख्यधारा से बाहर कर दिया जाता है। और इसके कारण क्या हैं? स्रोत बताते हैं कि इसके कई गहरे कारण हैं। सदियों पुरानी जाति व्यवस्था, गरीबी, भाषा और रीति रिवाजों का अलग होना। स्रोत खासतौर पर 3 समुदायों का जिक्र करते हैं: आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक। आदिवासी समुदाय हमेशा से जंगलों में प्रकृति के करीब रहा है। दलित समुदाय को सामाजिक भेदभाव और छुआछूत का दंश झेलना पड़ा है। और मुस्लिम जैसे अल्पसंख्यक समुदाय संख्या में कम होने के कारण अक्सर खुद को असुरक्षित और अलग थलग महसूस करते हैं। स्रोत में आदिवासियों का एक बहुत मार्मिक उदाहरण है। ये बताता है कि कैसे विकास के नाम पर अक्सर विनाश होता है। हाँ, वो उदाहरण दिल दहलाने वाला है। स्रोत बताते हैं कि कैसे ओडिशा या झारखंड जैसे राज्यों में, जहां खनिजों का भंडार है, आदिवासियों की हजारों एकड़ जमीन बड़े बड़े स्टील प्लांट, खदानों और बांधों के लिए ले ली गई। उनसे वादे भी किए गए होंगे। बिल्कुल, उनसे वादा किया गया कि उन्हें नौकरी मिलेगी, उनके बच्चों को स्कूल मिलेगा, इलाके का विकास होगा। लेकिन हुआ क्या? उन्हें अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से, अपने जंगल से उजाड़ दिया गया और बदले में कुछ नहीं मिला। वो अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। ये हाशियाकरण का एक जीता जागता क्रूर उदाहरण है। हाँ, इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है सार्वजनिक सुविधाओं का। पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा। स्रोत कहते हैं कि ये किसी की मेहरबानी नहीं, बल्कि हर नागरिक का अधिकार है। बिल्कुल, ये जीवन के अधिकार का हिस्सा हैं। आप बिना साफ पानी और स्वास्थ्य सेवाओं के एक गरिमापूर्ण जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते। सही बात है। और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो ये सुविधाएं सभी तक पहुंचाए, चाहे वो अमीर हो या गरीब। सरकार जो हमसे टैक्स लेती है, उसी पैसे का इस्तेमाल इन सुविधाओं को बनाने और चलाने में किया जाता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है जिस पर स्रोत ध्यान दिलाते हैं: प्राइवेटाइजेशन, यानी निजीकरण का। जब ये सुविधाएं निजी कंपनियों के हाथ में चली जाती हैं, तब क्या होता है? तब उनका मुख्य उद्देश्य सेवा नहीं बल्कि मुनाफा कमाना हो जाता है। स्रोत पानी का उदाहरण देते हैं। चेन्नई जैसे शहरों में जब पानी की कमी होती है तो सरकारी सप्लाई कम हो जाती है। तब निजी टैंकर वाले आते हैं और वही पानी कई गुना ज्यादा कीमत पर बेचते हैं। गरीब आदमी उसे खरीद नहीं पाता। तो जो पानी एक जरूरत थी, वो बाजार की एक चीज बन जाती है। बिल्कुल, यही खतरा है जब स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी चीजें पूरी तरह से निजी हाथों में चली जाती हैं। वो गरीबों की पहुंच से बाहर हो सकती हैं। तो क्या हाशिए पर धकेले गए ये लोग चुपचाप सब सहते रहते, या वो अपने हक के लिए लड़ते भी हैं? वो लड़ते हैं और जमकर लड़ते हैं। हमारा लोकतंत्र उन्हें ये ताकत देता है। स्रोत बताते हैं कि वे आंदोलन करते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, मीडिया के जरिए अपनी आवाज उठाते हैं और सबसे बढ़कर वो कानूनों का सहारा लेते हैं। हाँ, वो जानते हैं कि संविधान ने उन्हें समानता का अधिकार दिया है और वो उसे हासिल करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। और यहाँ कानून की भूमिका सिर्फ सजा देने वाले डंडे की नहीं है, बल्कि एक ढाल की भी है। बहुत अच्छी बात कही आपने। कानून सिर्फ अपराधी को सजा देने के लिए नहीं है। कानून सामाजिक न्याय स्थापित करने का, समाज में संतुलन लाने का एक शक्तिशाली साधन है। जैसे स्रोत कुछ ऐसे ही कानूनों का जिक्र करते हैं, जैसे न्यूनतम वेतन अधिनियम, जो ये सुनिश्चित करता है कि किसी मजदूर से दिन रात काम कराकर उसे मनमानी मजदूरी न दी जाए, उसे कम से कम एक तय वेतन मिले। या बाल श्रम निषेध कानून, हाँ, जो बच्चों के बचपन को बचाता है। आरक्षण की नीति भी इसी दिशा में एक कदम है, ताकि जिन समुदायों को सदियों तक मौके नहीं दिए गए, उन्हें मुख्य धारा में आने का एक विशेष अवसर मिले। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम अपने शुरुआती सवाल पर लौटते हैं। हमने देखा कि भारतीय लोकतंत्र का डिजाइन कितना शानदार है। संविधान के आदर्श, संसद और न्यायपालिका का संतुलन और सामाजिक न्याय की जमीनी लड़ाई,
इन स्रोतों से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि लोकतंत्र एक मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है, एक यात्रा। हाँ, एक कभी खत्म न होने वाली यात्रा। ये कागज पर लिखे आदर्शों और जमीन की कठोर हकीकत के बीच संतुलन बनाने की एक लगातार चलने वाली कोशिश है। इस मशीन में बहुत कुछ सही काम कर रहा है, लेकिन कई पुर्जे ऐसे भी हैं जिन्हें ठीक करने की, बदलने की जरूरत है। और ये जिम्मेदारी किसी एक संस्था की नहीं, हम सब की है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। स्रोत हमें सामाजिक न्याय के लिए बने कानूनों और व्यवस्थाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इन कानूनों को जमीन पर वास्तविक बदलाव में बदलने के लिए हर 5 साल में एक बार बटन दबाने, यानी मतदान करने के अलावा एक आम नागरिक के तौर पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या भूमिका हो सकती है।